हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे साथ आप करने जा रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का पेपर नंबर 8 जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनका वेटेज कितना है, राइट, और आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है सो दैट कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाएं। आपका इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले या आपके चैप्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने सीएमए फाउंडेशन में जब पढ़ा होगा या अपने ग्रेजुएशन में भी इस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि आपको सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए सो दैट के आप समझ पाएं कि इस सब्जेक्ट की का क्या बेनिफिट है या क्या वैल्यू है आपके फ्यूचर में। तो चलिए समझते हैं। पहले तो चलो ये तो डिस्कस हो जाएगा कि क्या चैप्टर्स हैं, कितना वेटेज है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले ना डिस्कस करती हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आप 11-12 से करते आ रहे हो, राइट, और दोनों में वर्ड आ रहा है अकाउंटिंग। एग्जैक्टली अकाउंटिंग क्या होता है? देखो, अकाउंटिंग में क्या होता है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है ना, आपको वो क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है, क्लासिफाई करनी है, एनालाइज करनी है एंड समराइज करनी है। ये आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कर रहे थे, लेकिन दोनों में जो वर्ड डिफरेंट हो रहा है वो क्या है? फाइनेंशियल एंड कॉस्ट। थोड़ा सा समझो, यहाँ पर ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। अगर आपको ना कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छी तरह समझना है, मतलब इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तो इसके पीछे के लॉजिक समझने पड़ेंगे। रट्टाफिकेशन करने से कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आने वाला। अगर यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई ना, फाइनल में दिक्कत नहीं आने वाली। जहाँ आपके ग्रुप सेकंड का मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपको टफ नहीं लगेगा। अब वो भी अकाउंटिंग ही होता है, उससे बाद की बात है। पहले देखो, इधर आओ, देखो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग तो दोनों में, अकाउंटिंग टर्म तो दोनों में ही कॉमन है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? कुछ भी रिकॉर्ड करना, कुछ भी आपको रिकॉर्ड करके क्लासिफाई, एनालाइज और समराइज करना, जो कि फाइनेंशियल में कर रहे थे। फाइनेंशियल मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन जिनको मॉनेटरी टर्म्स में आप प्रेजेंट कर सकते हो, वो सारी ट्रांजैक्शन आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड करने के बाद आप लेजर्स क्रिएट करते थे, लेजर्स करने के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फिर उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि आपका P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होता था वो बनाते थे। जिससे फायदा क्या होता था? उससे फायदा क्या होता था कि किसी भी कंपनी या बिजनेस को ये पता चलता था कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करता है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता होगा? देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है, करता तो मैं भी अकाउंटिंग हूं, मींस रिकॉर्ड भी करूंगा, क्लासिफाई, समराइज और आपको रिपोर्ट्स भी बना के दूंगा। नॉट P&L और ये वाला जैसे बैलेंस शीट आपका फाइनेंशियल में बनता था, वो नहीं, मैं आपको कॉस्ट रिपोर्ट्स बना के दूंगा, राइट। इसमें एग्जैक्टली मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, वो बिजनेस करने में आपका कितना खर्चा आएगा, और इस बिजनेस को करने के लिए आप कौन कौन से मेथड्स यूज करोगे या कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज करोगे कि आप जो खर्चा कर रहे हो अपने बिजनेस पर उसको कम किया जा सके। मतलब कॉस्ट का पर्पस क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है? वो कहता है, मैं आपको ना क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने खर्चे को जो बिजनेस में हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे करोगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस के खर्चे को रिड्यूस कैसे करोगे। और सबसे बड़ी बात, कॉस्ट अकाउंटिंग आप पता क्यों करते हो? मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे कोई भी बिजनेस जो होता है वो अल्टीमेटली कोई सर्विसेज बेच रहा होता है या प्रोडक्ट बेच रहा होता है। अब उस सर्विसेज की या उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस हो, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग बता सकता है ये? नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो ताकत नहीं है। ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में ताकत है, जो आपको बता सके कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। देखो, अगर
आप कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं करोगे और अपने प्रोडक्ट की कोई भी ABCD प्राइस रख दोगे, या तो आपकी प्राइस जो होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, जहाँ इतनी कम होगी कि आप अल्टीमेटली लॉस में चले जाओगे। मीन्स आपको एग्जैक्ट प्राइस रखने के लिए क्या करना पड़ता है? कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ता है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग और किस पर्पस के लिए करते हैं? हम अपनी सेलिंग प्राइस को जो है वो सेट करने के लिए। अब कॉस्ट अकाउंटिंग कहता मैं इससे ज़्यादा भी कुछ करता हूँ, अब और क्या करेगा? हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में हेल्पफुल होता है। डिसीजन मेकिंग करने में हेल्पफुल मतलब कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को ये बताता है कि आपका बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। आप अपने बिजनेस में अगर 4 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो किस प्रोडक्ट की ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, किस प्रोडक्ट की कम मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, जब कौन सी बिजनेस लाइन बंद करने से आप अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हो। मीन्स आपको अपने बिजनेस को रन कैसे करना है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सिर्फ ऐसी रिपोर्ट्स देता है जो कि एक्सटर्नल यूज़र जो होते हैं, जैसे बैंकर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है, इनको जो रिपोर्ट चाहिए होती है कि बिजनेस जो है जो भी बिजनेस कंपनी बिजनेस कर रही है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर मैनेजमेंट को ये जानना है ना कि अगर वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट से ये पूछेगा ना कि क्या सेलिंग प्राइस रखें, तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या कहेगा? भाई ये मैं आंसर नहीं दे सकता, ये मेरी पावर में नहीं आता, ये जो टेक्निक्स टूल्स होते हैं ना सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के, वो मैंने नहीं सीखे। मैंने ये सिर्फ ये सीखा है कि एक सेट फॉर्मेट है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, किसको मैं एक्सपेंस मानूं, किसको मैं इनकम मानूं, किसको मैं एसेट मानूं, किसको मैं लायबिलिटीज मानूं, कब कब मानूं, ये भी मैंने सीखा है। और उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कि तुमने पूरे साल में क्या किया है। मीन्स तुम्हारी पूरी कुंडली लिख के बता दूंगा कि ये तुम्हारे जो कर्म थे उससे आपको फायदा हुआ है, जहां आपको नुकसान हुआ है। बस मैं यही कर सकता हूं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट क्या कहता है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने कर्म कैसे करने हैं। मीन्स आपको बिजनेस कैसे करना है और उस बिजनेस को करके आप जो है कितनी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग ही बताता है। मीन्स मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए जो हेल्पफुल होता है वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग कौन करता है? एक कॉस्ट अकाउंटेंट। तो अल्टीमेटली जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, किस चीज़ के लिए? जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं किस चीज़ के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। वो भी कौन प्रोवाइड करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब एक वर्ड मैंने यूज किया कि कॉस्ट अकाउंटिंग में, अच्छा कॉस्ट होता क्या है? खर्चे, ठीक है। कॉस्ट क्या होता है? अगर आपको कि मैम इतना कुछ बोल दिया, ये तो बताओ कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट होता है खर्चे, एक्सपेंडिचर। हाँ समझ गए, एक्सपेंस जो आप करते हो, नहीं, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में डिफरेंस होता है। जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट में एक्सपेंस भी इंक्लूड होता है। देखो एक्सपेंस आप कौन से मानते हो? बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है ना, क्या मानते हो? एक्सपेंस किसको मानते हो? वेरी गुड, जिसका बेनिफिट आप उस फाइनेंशियल ईयर में ले लेते हो उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हो, राइट। अगर कोई बेनिफिट आप उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं लेते तो उसको क्या करते हो? एसेट मान के नेक्स्ट ईयर में ले जाते हो। यही करते हो ना। जैसे फिक्स्ड एसेट खरीदा आपने 2 लाख का, मान लीजिए, राइट, और वो मशीनरी है 2 साल चलेगी, क्या 2 लाख को एक्सपेंस मान लूं? मानते हो? नहीं। 2 साल चलेगी तो क्या करोगे? 1 लाख जो है इस साल मानोगे, 1 लाख नेक्स्ट ईयर मानोगे, तो जो 1 लाख बचा उसको क्या एसेट मान के आप बैलेंस शीट में दिखाओगे। यही करते हो। तो यहां पर एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों में फर्क है। एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर का मतलब आपका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है, आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल नेचर का भी हो सकता है। जो भी खर्चा आप कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट। तो कॉस्ट को एक्सपेंस के साथ आप इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना। कॉस्ट का मतलब आपका कैपिटल भी हो सकता है, जो भी खर्चा आप कर रहे हो, और रेवेन्यू नेचर का भी खर्चा आपका हो सकता है। अब कॉस्ट का मतलब समझ आ गया? खर्चा, कोई भी किसी भी तरह का खर्चा, राइट। अब कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? देखो, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब जो भी खर्चे बिजनेस में हो रहे हैं उन खर्चों को हम अंडर कंट्रोल रखेंगे। मींस
जो हमने लिमिट सेट की है कि इससे ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए, उसी दायरे में ही खर्चा हमारा रहे, उस जब हम वो दायरा जब कंट्रोल सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? कॉस्ट कंट्रोल थ्रू बजट्स किया जाता है। मींस कंपनी बजट डिसाइड करती है, बजट्स बनाती है कि जो एक डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो इतना ही रहना चाहिए, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए। और कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है? इंस्ट्रक्शंस वगैरह देके, सुपरविजन करके कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब लेबर काम कर रही है, अब लेबर जो है उस जब कोई भी काम कर रही है तो वहां आइडियल टाइम उसका ना रहे, तो अल्टीमेटली जो सुपरवाइजर जो सुपरविजन कर रहा है ना, वो कॉस्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे? अगर लेबर वहां पर ज्यादा वेली बैठी रहेगी तो क्या होगा, आपको खर्चा मीन्स उनको वेजेस तो देनी पड़ेगी, लेकिन आपका प्रोडक्ट तो उतने नहीं बनेंगे। तो आप क्या करते हो? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए सुपरविजन करते हो। और क्या करते हो? बजट डिसाइड करते हो। अच्छा, और कॉस्ट कंट्रोल का कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो? जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर में 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है। एक बार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, मतलब अराउंड 20,000 तक इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। अब मैंने कहा कि भाई खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये खर्चा क्यों ज़्यादा हुआ है, तो उसके लिए मैंने एनालाइज किया कि जो 2nd फ्लोर है ना, उसका इलेक्ट्रिसिटी हद से ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पर मेरे बच्चे रहते हैं उस फ्लोर पर। अब ऑब्जर्व करके मुझे पता चला कि वो एसी नहीं भी रिक्वायर्ड होता है ना, उसको चलता ही छोड़ देते हैं। लाइट्स नहीं रिक्वायर्ड है ना, उस फ्लोर की लाइट्स चलती रहती हैं, बंद ही नहीं होती। अब मुझे क्या करना है? अपने कॉस्ट को, जो खर्चा हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। अब मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको वार्न किया कि देखो अगर 7,000 से ज़्यादा बिल आया हूँ, देखो समर्स में आ जाता है क्योंकि एसी चलते हैं, अगर 7,000 से ज़्यादा बिल आया ना तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी डिडक्ट कर लूँगी। अब आपको अगर लाइट्स नहीं चाहिए ना तो लाइट्स को ऑफ करके जाना है। तो अब वो क्या करते हैं, जब भी अब रूम से बाहर आते हैं ना, लाइट्स ऑफ करके आते हैं, क्योंकि उनको पता है भाई पॉकेट मनी जो है डिडक्ट हो जाएगी, राइट। कोई पनिशमेंट तो रखूंगी ना कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे करके मेरा जो बिल है नेक्स्ट मंथ फिर कम आया। मीन्स मैंने कॉस्ट को कंट्रोल किया। कैसे? कुछ इंस्ट्रक्शन देके, कुछ सुपरविजन देके, या कुछ भी डांट लगा के कॉस्ट को कंट्रोल किया। तो इट मीन्स कॉस्ट कंट्रोल जो है वो सुपरविजन से या बजट से हो सकती है, जिससे कि हम अपने खर्चे को एक दायरे में रख सकते हैं। बट फिर कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? अब मैंने देखा कि जो बच्चे हैं अगर रूम से निकलने के बाद भी लाइट बंद करते हैं, तब भी मैं जितना बिल नीचे लाना चाहती थी उतना नीचे आ नहीं रहा, ठीक है। अब फिर मैंने जो लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी उस फ्लोर पर, मैंने वो सारी की सारी एलईडी में चेंज कर दी। अब क्या हुआ, एलईडी में जब चेंज कर दी तो एनर्जी एफिशिएंट हो गया, और जितने भी अप्लायंसेस थे ना वो सारे 5 स्टार लगा दिए। अब उससे मेरा बिल और भी जो है वो रिड्यूस हो गया। अब जो वो बिल रिड्यूस हुआ है ना बिकॉज ऑफ वो एलईडी लगाने से या 5 स्टार अप्लायंसेस लगाने से, वो कंट्रोल नहीं किया। मैंने क्या किया? कॉस्ट रिडक्शन। मैंने देखो कॉस्ट रिडक्शन क्या, मैंने कॉस्ट रिडक्शन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके किया। मीन्स ऐसे किया कि भाई तुम पढ़ते हो ना, लाइट ऑफ करके पढ़ा करो, तो वो तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो आपको कॉस्ट और भी कम करनी है, तो उसके लिए आप जब ऐसा कोई मेथड्स यूज करते हो जिससे कि आपका कॉस्ट परमानेंट कम हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट कंट्रोल टेम्पररी होता है। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? टेम्पररी होता है। और कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट होता है। परमानेंट तो होता है, बट एक बात ध्यान देना, कॉस्ट रिडक्शन जो है, आपका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए लेकिन क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करनी। देखो लाइट की क्वालिटी मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं की, लाइट आज भी उतनी आती है, लेकिन पहले बल्ब ऐसे थे जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, अब बल्ब ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। ऑलवेज कॉस्ट रिडक्शन जो होती है वो परमानेंट होती है, और कंट्रोल तो हमेशा ही होता है सुपरविजन के थ्रू या बजट्स के थ्रू, जो कंपनी में कंट्रोल ऑलवेज एक्सरसाइज किया जाता है। तो ये कॉस्ट कंट्रोल्स कैसे करनी है, कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करना है, वो हम सीखेंगे अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में पहला टर्म हमने सीखा कि कॉस्ट होता क्या है। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं? क्योंकि हमें अपने कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है और कॉस्ट को परमानेंट रिड्यूस करना है, अपनी सेलिंग प्राइस को जो है डिसाइड करना है। जैसे हम भी लेक्चर्स देते हैं तो हमने एक प्राइस आपको बताते हैं कि इस प्राइस पर ये लेक्चर्स आपको या ये क्लासेस आपको मिल जाती हैं।
तो ऐसे ही कोई प्राइस रख देते हैं कि भाई ये तो हमारा लकी नंबर है, ये रख लेते हैं, नहीं। उसके लिए भी पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पर जितने रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, जो स्टाफ यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, राइट, कैमरा जो है उसका डेप्रिसिएशन है, ये सब कुछ इंक्लूड करके हम पहले अपना कॉस्ट निकालते हैं, फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, आफ्टर दैट सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। तो ये सारा कुछ हेल्प कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। और लास्ट में कि ये सब कुछ करके हम मैनेजमेंट को अगर रिपोर्ट्स बना के देंगे तो वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको सिर्फ ये बताता है कि क्या हो गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताता है कि क्या होना चाहिए। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपके कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर में जो है कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन सब की वेटेज कितनी है। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो सेक्शन ए में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन मींस आपको कंप्लीट काफी थॉरोली बताया गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। क्योंकि ऑलवेज स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहता है कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। आप भी हो, अभी बता दूंगी, 2 मिनट पहले इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो सेक्शन ए में सबसे पहले आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है। देन जो भी एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के उसके बारे में बताया गया है। फिर देखो, जैसे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में आप किस चीज को मटेरियल मानोगे, किसको लेबर मानोगे, किसको ओवरहेड मानोगे, क्या ट्रीटमेंट दोगे, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। तो ये आपका 3rd चैप्टर में आएगा। देन आप जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हो, कोई चीज डेबिट करते हो, क्रेडिट करते हो, मीन्स कॉस्ट को रिकॉर्ड करना, राइट, उसकी रिपोर्ट्स बनाना अल्टीमेटली, तो वो आपको कहां पर सिखाया जाता है? कॉस्ट बुक कीपिंग में। ये सारा के सारा आपका सेक्शन ए में आता है। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं ना, तो काफी सारी वेटेज है इसकी, 40%। और आप मानोगे नहीं, ये चारों के चारों चैप्टर ना सुपर इजी हैं, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है आप 40% मतलब 40 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। और काफी ज्यादा आपको यहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही बेसिक जो है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये स्कोर करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सेक्शन बी में आपको पूछा जाता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, और ये आपका जो है 30% का रहता है। और जो 30% है वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं आपको 1 बाय 1 समझाती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि आपको इजी क्या लगा। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करती हूँ। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो सबसे पहले बताया हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है, जिसमें सिर्फ आपको बताया हुआ है कि कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो मैं आपको पहले ये नहीं करवाने वाली। मुझे पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी फर्स्ट चैप्टर जो था ना, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंट्स क्या है, अकाउंटेंसी, तुमने कितनी सीरियसली पढ़ा है ना, वो मुझे पता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें ना मैं आपको एंड में बताऊंगी, क्योंकि तब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी कि ये सब कुछ होता क्या है। क्योंकि इन टर्म्स को जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो थ्योरेटिकली अपने आप समझ आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रही नहीं करवाऊंगी, एंड में करवाऊंगी ये वाला थ्योरी पार्ट, राइट। नेक्स्ट, इसमें जो है इंट्रोडक्शन या इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स, जो सारी की सारी टर्म्स यहाँ यूज होंगी, राइट। तो ये दोनों चैप्टर बिल्कुल लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और प्रेपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट जो आपने की भी होगी, इसके बारे में सीखेंगे। तो प्रेपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट हम जब करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है वो एक हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। हमें एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया होता है, उसमें हम लिख देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया। तो दैट इज द कॉस्ट शीट। और फिर ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें इंट्रोडक्शन और कॉस्ट शीट के न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, तो आपको इजी लगेगा क्योंकि आपने फाउंडेशन में भी इसमें से बहुत सारा पार्ट पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, जो कॉस्ट शीट में जितने एलिमेंट्स यूज होते हैं ना, जैसे कि मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनको हम ओवरहेड कहते हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स हैं हमारे। जैसे मटेरियल कॉस्ट है, अगर मैं मटेरियल कॉस्ट की बात करूं, मटेरियल कॉस्ट मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन
एट ए टाइम कितना मटेरियल बाय करें। जैसे आपके घर में भी आपकी मम्मी जो है घर का जो भी सामान लाते हैं तो क्या पूरे साल का एक बार ही लेके आ जाते हैं, या एवरी मंथ का लेके आते हैं, या एवरी डे परचेज करते हैं? कुछ तो डिसाइड किया होगा ना कि कब कब मटेरियल परचेज करना है। तो उससे क्या होता है कि मटेरियल आप कब परचेज करेंगे सो दैट कि आपका मटेरियल कॉस्ट पूरे साल का कम हो जाए। ये कौन सिखाएगा? आपको मटेरियल कॉस्टिंग सिखाएगा। और आपको इवन ये भी सिखाया जाएगा कि जब आप मटेरियल इशू कर रहे हो स्टोर्स को तो उसको किस रेट्स पर इशू करना चाहिए आपको, वो सारे मेथड्स भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और मटेरियल का कितना कॉस्ट, जो आपने मटेरियल बाय किया आपको उसका कितना कॉस्ट पड़ा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम मटेरियल कॉस्टिंग में सीखेंगे। जैसे आप जो है, आप मान लो कि आप जोमेटो से पिज़्ज़ा मंगवाते हो, राइट? पिज़्ज़ा है आपका 500 का। अच्छा, 500 पर आपको टैक्स भी पड़ता है, उससे डिलीवरी चार्जेस भी पड़ते हैं, पैकिंग चार्जेस भी पड़ते हैं, राइट? तो सब कुछ मिला मिलू के आपका पड़ जाता है 589। तो अगर आपको मम्मी पूछेगी कि पिज़्ज़ा कितने का पड़ा तो 500 बोलोगे कि 589 बोलोगे? सारे जितने भी उसको घर पर लाने तक के खर्चे वो सब कुछ ऐड करके ही बोलोगे ना। यही आपको यहाँ भी सिखाया जाएगा। मीन्स मटेरियल कॉस्टिंग में इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि मटेरियल का कॉस्ट कितना रिकॉर्ड करना है, हमें कब कब मटेरियल को ऑर्डर करना है सो दैट हम अपनी मटेरियल कॉस्ट को कम कर पाएँ, और जब भी हम मटेरियल को इशू करते हैं किसी भी स्टोर को तो किस रेट पर इशू करना है। ये सब कुछ आपका आएगा किस में? मटेरियल कॉस्टिंग में। देन आ जाएगा एम्प्लॉय कॉस्टिंग। अब जब भी फैक्ट्री में काम होता है सिर्फ एक मटेरियल का खर्चा नहीं होता ना, हमें तो सारे खर्चे रिकॉर्ड करने हैं। तो जो दूसरा मेन खर्चा, पहला मेन खर्चा होता है मटेरियल, दूसरा मेन खर्चा होता है उस पर लगने वाली लेबर। तो लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? जैसे आपने इनकम टैक्स में भी सीखा होगा कि लेबर को एक तो वेजेस देते हैं, अच्छा बहुत सारे इंसेंटिव्स भी देते हैं, पीएफ वगैरह देते हैं, उनका ईएसआई वगैरह होता है, ठीक है? तो ये सारा कुछ ऐड करना है या नहीं करना है, लेबर कॉस्ट हमने कितना लेना है, और जो लेबर कॉस्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं। और लेबर को अगर इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है तो उनको इंसेंटिव प्लान्स कौन सा देना चाहिए, किस इंसेंटिव प्लान से हमें बेनिफिट होगा। तो ये सारा कुछ हम कहाँ पर सीखेंगे? आपके लेबर कॉस्टिंग या एम्प्लॉय कॉस्टिंग चैप्टर में। पहले इसको लेबर कॉस्टिंग के नाम से ज़्यादा जाना जाता था, अब एम्प्लॉय कॉस्ट है वो जाना जाता है। और इवन ये भी सीखेंगे कि अगर लेबर टर्नओवर हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके क्या नुकसान है। टर्नओवर टर्म जानते हो? टर्नओवर का मतलब लेबर जो है आ रही है जा रही है। देखो, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर, लेबर का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है ना तो क्या होगा? नुकसान होता है उसको। क्यों? क्योंकि देखो, किसी को आपने रिक्रूट किया, आपके कुछ रिसोर्सेस लगे, फिर आपने उसको ट्रेनिंग दी, फिर उसके बाद उसने काम सीखने के बाद काम स्टार्ट किया। अब जब वो पर्सन चला जाता है ना तो किसी न्यू को रिक्रूट करोगे, फिर जब आप ट्रेनिंग दोगे तो उस ट्रेनिंग पीरियड में वो वैसा काम नहीं कर सकता जैसा एक ट्रेंड लेबर करता था, तो वहां पर क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। मीन्स आपके खर्चे बढ़ते हैं। तो टर्नओवर को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। कहाँ पर? एम्प्लॉय कॉस्ट में। फिर आ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर भी जो मटेरियल है, जो एम्प्लॉय है, ये डायरेक्ट ही बोला गया है, डायरेक्ट। अब आप कहोगे कि डायरेक्ट मैम आपने बताया नहीं डायरेक्ट। देखो, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना, इस पर जो खर्चा हो रहा है, जो डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, जो आपको पता है कि ये तो खर्चा हुआ ही होगा। जैसे आप इसमें प्लास्टिक लगी है तो जो मटेरियल है आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि हाँ वो लगा होगा। हाँ, इसको जिसने बनाया होगा, अगर उसको हमने कहा कि 20 रुपीस ये है पर पेन के पीछे, तो ये भी आइडेंटिफाई हो रहा है, ओके हर पेन के पीछे इतना 20 रुपीस लगा होगा। और इस एक एक पेन को बनाने के लिए जिस कंपनी का लोगो इस पर लगाया गया है उसको 5 रुपीस रॉयल्टी भी दी गई है। अब रॉयल्टी जो हम पे कर रहे हैं, क्या कोई वो मटेरियल है? नहीं। क्या वो कोई लेबर एक्सपेंस है? नहीं। तो जो चीज़, जो एक्सपेंस, जो खर्चा ना तो मटेरियल है ना ही वो लेबर है, तो उसको किस में फॉल कर देना? उसको एक्सपेंसेस के अंडर फॉल करना। अगर वो खर्चा आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओ इस प्रोडक्ट के साथ तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो है आप
कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर एक चैप्टर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंसेस हम डायरेक्ट मानेंगे वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये आपका हो गया नेक्स्ट चैप्टर। और यहाँ पर इस सेक्शन का जो इस चैप्टर का कॉस्ट असर्टेन है, उसमें मॉड्यूल 2 में जो लास्ट चैप्टर आएगा ओवरहेड्स। ओवरहेड का मतलब एक तो मटेरियल लगा, डायरेक्ट मटेरियल जो मुझे पता लग रहा है इसमें लगा हुआ है, एक लेबर मुझे पता चल रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी पता है, और होने वाले बहुत सारे खर्चे जो हम इसके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे उनको बोलते हैं ओवरहेड्स। जैसे फैक्ट्री में जो है वो लाइटिंग वगैरह भी होगी, वहाँ फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट भी आप दे रहे होंगे, और जो बैक पर जो ऑफिस का स्टाफ है उनको भी सैलरी दे रहे होंगे। तो वो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के साथ, जिस सर्विस के साथ लिंक नहीं होते, वो उनको कैसे अकाउंट फॉर करना है, कितना एक्सपेंस एक प्रोडक्ट या एक डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है, वो सब कुछ कहाँ सीखेंगे हम, ओवरहेड्स के चैप्टर में। ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का चैप्टर। तो ये आपका हो गया। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कर लिया, सेकेंड हमने किया कॉस्ट असर्टेनमेंट, और थर्ड यहाँ पर मॉड्यूल 3 में हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और उससे नेक्स्ट आपका जितने भी आपके कॉस्ट जो आप इनकर्ड कर रहे हो, जैसे आपने कॉस्ट शीट है ना, कॉस्ट शीट में आप लिखते हो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, ये सब कुछ लिखते हो। अब उसको आपने अकाउंटिंग बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है वो आपको कहाँ पर बताया जाएगा, कॉस्ट बुक कीपिंग है। अब कॉस्ट बुक कीपिंग में सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि कॉस्टिंग को आप डेबिट क्रेडिट मींस जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हो। फिर आपको बताया जाएगा, क्योंकि आप जो कॉस्टिंग में बुक कीपिंग करोगे उसके थ्रू आपको पता चलेगा प्रॉफिट कितना है। ऐसे ही आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स भी बना रखे होंगे, उसमें भी आपको पता चलेगा प्रॉफिट कितना है। अब दोनों प्रॉफिट्स को रिकंसिलिएशन करना सिखाया जाएगा इस वाले चैप्टर में। फिर आपको बताया जाएगा कि अगर आपने अलग अलग बुक्स नहीं बनानी, मीन्स कॉस्ट की बुक्स अलग नहीं बनानी, फाइनेंशियल की बुक्स अलग नहीं बनानी, तो अगर एक साथ बनानी है तो कैसे आप इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हो, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन ए। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बताए जाएंगे। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हम क्या सीखते हैं कि आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा बिजनेस या कैसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट कॉस्टिंग के मेथड सीखते हो, जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को असर्टेन करते हो। कॉस्ट का मतलब खर्चा, कॉस्टिंग का मतलब टू असर्टेन द कॉस्ट। वो कॉस्ट को हम असर्टेन कैसे करेंगे, जो भी इस पर खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों को कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इतना टोटल खर्चा हुआ। उस खर्चे को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स यूज करते हैं, जो कि हम अपने सेक्शन बी में सीखेंगे। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो जहां पर जो आप प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो वो कस्टमर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जो है सर्विसेज देते हो, तो जब आप उस सर्विस या उस प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालेंगे तो वहां जो मेथड यूज करेंगे वो होगा जॉब कॉस्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस में आप अपनी शादी का कार्ड प्रिंट कराने गए, चलो शादी का कार्ड नहीं छोड़ो, आप गए सीएम में, आपने जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर किया, रैंक आ गई, अब आपको पार्टी देनी है, उसके लिए कार्ड आप जो है प्रिंट करवा रहे हो, नहीं मैम हम व्हाट्सअप कर देंगे, चुप रहो, पहले एग्जाम्पल समझो, जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। आपने कार्ड प्रिंट करवाना है, अब आपको उस पर क्या क्या चाहिए, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, हो सकता है कार्ड आपका बिल्कुल डिफरेंट टाइप का हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रिंटिंग वाले जो है उन कार्ड का वही साइज रखेंगे, वही कंटेंट रखेंगे, वही कलर रखेंगे। तो मीन्स जो आपने इंस्ट्रक्शन दी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आपको प्रोडक्ट बना के दिया, तो वहां पर जो आपके जितने भी कार्ड बनेंगे उससे उन कार्ड्स का, ठीक है, आपसे कितना चार्ज करना है उसके लिए जो वो मेथड यूज करते हैं वो होता है जॉब कॉस्टिंग। मीन्स एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना चार्ज करना है। जैसे आप आर्किटेक्ट की सर्विसेज लेते हो तो वो आपको बताता है कि कितना स्पेस है जिसका उसको कंप्लीट आपको डिजाइन करके देना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सर्विसेज के जो भी आप बोलते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको एक जो प्राइस है वो कोट करके देता है। मीन्स यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग जब आप जो काम कर रहे हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर कर रहे हो, तो जब
वहां पर आप अपनी सर्विस जब प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन करेंगे तो जो मेथड यूज करेंगे वो होगा जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग कहाँ करते हैं? वहां पर जहां पर जो प्रोडक्ट है ना वो बैचेस में बनते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे कोक की बॉटल पर बैच नंबर लिखा होता है, या मेडिसिन आप कोई भी बाय करते हो तो उस पर भी बैच नंबर लिखा होता है। तो बैच कॉस्टिंग एक्चुअल में क्या होता है कि जब मशीन में आप प्रोडक्ट बनाने के लिए डालते हो तो वो मशीन 100, 200 या 1000 प्रोडक्ट बनाकर ही मानती है, मतलब उससे पहले वो स्टॉप नहीं होगी। तो मीन्स एक बैच में वो पूरा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली देखा था कोई किसी आइसक्रीम में कोई वैनिला आइसक्रीम है, अब कंपनी याद नहीं आ रही, उसमें जो है वो कोई कॉकरोच मिला था, कुछ मिला था, ठीक है। तो वहाँ पर फिर बोला गया था कि इस पूरे बैच को जो है वो वापस बुला लो। तो बैच जो है मीन्स जब मशीन स्टार्ट हुई होगी तो जो इंग्रेडिएंट है, जो मटेरियल है, एक बार में ही डाला जाता है। उस इंग्रेडिएंट से 100 आइसक्रीम्स बनी, फिर उस पूरे बैच को जो है वापस बुलाया जाता है। ऐसे बैच कॉस्टिंग मतलब कि एक बैच में जो है हमें पता चलता है कि हमने इतने प्रोडक्ट बनाने, तो उसके अकॉर्डिंग उतना मटेरियल डाला जाता है और उससे क्या बनता है, वो पूरे का पूरा प्रोडक्ट जो है बैच कंप्लीट होता है। ये मोस्टली जैसे आइसक्रीम में कि इतनी वैनिला आइसक्रीम बनेगी, इतनी चॉकलेट आइसक्रीम बनेगी, ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है कि इतनी 500 पहले 500 ml की इतनी बॉटल्स बनेगी, फिर 1 लीटर्स की इतनी बॉटल्स बनेगी। तो बहुत सारी इंडस्ट्री जहाँ पर बैचेस में प्रोडक्ट बनते हैं, वहाँ पर एक बैच पर कितना खर्चा आ रहा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बैच कॉस्टिंग। अब इसकी डिटेल में जो डिस्कशन है ऑब्वियसली क्लासेस में की जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है कि जो आप प्राइस कोट करते हो वो आप देखते हो कि आपका कितना टाइम इन्वॉल्व होगा, आप काम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करते हो। तो मैम फिर तो जॉब कॉस्टिंग हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्यों करने? देखो, जॉब और कॉन्ट्रैक्ट में एक डिफरेंस है। क्या? जॉब कॉस्टिंग ना शॉर्ट टर्म के लिए होता है और रिसोर्सेज कम इन्वॉल्व होते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, एयरपोर्ट बनाना, ये कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो वहाँ पर रिसोर्सेज और टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ जॉब कॉस्टिंग मेथड नहीं यूज़ किया जा सकता, वहाँ यूज़ करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और क्यों यूज़ करते हैं, जॉब क्यों नहीं सूटेबल, ये तो जब आप करोगे तभी समझ पाओगे। चलिए नेक्स्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना बहुत सारी स्टेजेस से होके निकलता है। एग्जाम्पल, मान लो कि मेरी जूस बनाने की वो है फैक्ट्री है, तो मैं पहले क्या लाती हूँ, फ्रूट्स लाती हूँ। ओके, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, उन फ्रूट्स को सॉर्टेड करना, जो अच्छे फ्रूट्स हैं उनको अलग करती हूँ, ठीक है। फिर उन फ्रूट्स का जो है कह लो कि एक तरह से पल्प निकाला जाता है, ठीक है। फिर जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। थर्ड में क्या किया जाता है, उस जूस में जो है बहुत सारी और कह लो कि इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं सो दैट के लॉन्गर पीरियड के लिए उसकी जो शेल्फ लाइफ है इंक्रीज की जाए। एंड थर्ड जो है उनको पैक किया जाता है। तो बहुत सारे प्रोसेसेस हुए, ठीक है। एक स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ये ऐसे स्टेजेस में हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, हर स्टेज का एक कॉस्ट निकालते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें ये पता चले अगर फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो हमें पता चले कि किस स्टेज पर कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा इनकर्ड हो रहा है, तो वहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। और सेकंड थिंग, हो सकता है आप किसी प्रोसेस में ज़्यादा अच्छे ना हो, मीन्स जो सॉर्टिंग वगैरह करनी है वहाँ पर आपकी लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, आपको लगता है कि वो लेबर वहाँ पर जो है अवेलेबल नहीं है, तो इसको आप आउटसोर्स भी कर सकते हो, राइट। तो प्रोसेसेस से हमें पता चलता है कि हर स्टेज पर कितना खर्चा हुआ है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ यूज़ करते हैं? ऐसी इंडस्ट्री में यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री है, राइट। एक रूम का कितना चार्ज होना चाहिए, तो उस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए वो जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और ऐसे ही आप हॉस्पिटल्स में देख लो कि एक पेशेंट को कितना चार्ज करना चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, मेट्रो में जब आप जाते हो तो कितने किलोमीटर्स तक कितने फेयर होना चाहिए, ये सारा कुछ कैसे निकाला जाता है, इसमें एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो चलिए, ये आपका सेक्शन बी भी हो गया। सेक्शन बी 30 मार्क्स का है, मीन्स आपको ये सारे मेथड्स आते हैं ना,
और बहुत सुपर इजी, मैम सारी सुपर इजी करते हो, मानो बात आपको लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर लिया तो 30 मार्क्स इसमें भी स्कोर कर जाओगे। अच्छा, लास्ट आपका सेक्शन आ गया सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में आपको क्या बताया जाएगा, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस जो होता है ना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना, सेलिंग प्राइस डिसाइड करना और मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करना। जितने भी आपने ऊपर मेथड सीखे हैं, राइट, जितना भी आपने ऊपर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट शीट बनाना सीखा है, मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलता है, लेबर कैसे निकलती है, ओवरहेड कैसे निकलते हैं, राइट, वो जब सारा सीख के उससे जो भी आपके पास जो है डेटा आया उनसे एनालाइज, उस पर ना कुछ टेक्निक्स लगाई जाती हैं जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट पर इतना डिस्काउंट दे दें तब भी क्या हम फायदे में रहेंगे, अगर हमें जो बिजनेस को कुछ देर लॉस में चलाना पड़े तो क्या हम ये कर सकते हैं। मीन्स ऐसे डिसीजन लेने के लिए ना आपको जो है कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक ना पता कहाँ यूज होती है, जैसे कोविड-19 आया था, बहुत सारे बिजनेस हाउसेस ने इस टेक्निक का यूज करके ये डिसाइड किया था कि अगर इतनी देर तक हमें अपना प्रोडक्शन या फैक्ट्री बंद भी करनी पड़े तब भी क्या हम जो है आने वाले टाइम में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, जहां हम डिस्काउंट पर भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचें तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, क्या किसी भी प्रोडक्शन लाइन को हमें बंद करना चाहिए कि नहीं, ये सारा कुछ आपको बताता है मार्जिनल कॉस्टिंग। और फिर आ गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या बताता है कि आपने जो काम किया कि जितने में वो काम होना चाहिए था उतने में ही हुआ है, या उसमें ज्यादा कॉस्ट में हुआ है या कम कॉस्ट में हुआ है, ज्यादा में हुआ है तो किस डिपार्टमेंट की गलती है, ये सब कुछ कैसे पता चलता है, ये हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बताता है। मींस पूरा वेरिएंस एनालिसिस करके भी बताता है। मान लो अगर मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं ये कोर्स आपको 70 लेक्चर्स में ओवर करके दूंगी और अगर मुझे 75 लेक्चर लगते हैं तो इट मीन्स के आपके यहाँ पर वेरिएंस है, 70 बोला था 75 लग गए। अगर वही मैं 65 में करके दूं तो वो फेवरेबल कंडीशन होगी, अगर मैं 75 में करके दूं तो वो एडवर्स कंडीशन होगी। तो इसका एनालिसिस किया जाता है कि क्यों आया वेरिएंस, क्या रीजंस हैं। तो ये कहाँ पढ़ते हैं हम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट पर कॉस्ट ज्यादा लगती है तो क्यों लगी, उसके रीजंस फाइंड आउट किए जाते हैं और उसके बाद मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है। और लास्ट आ जाता है बजट। देखो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है और बजट्स, ये भी सारे के सारे ये ऐसी टेक्निक हैं जो कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करने में हेल्पफुल करती हैं। इन सभी टेक्निक्स को अगर याद रखना, आपको फाइनल में बहुत ही कह लो कि एक एडवांस लेवल पर आपका डिस्कशन होगा, तो यहाँ पर अच्छी तरह से सीख लोगे तो वहाँ आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। तो बजट्स में क्या किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए आपको बजट्स बनाने पड़ते हैं, और बजट्स वो बनते कैसे हैं वो हम बजट एंड बजटरी कंट्रोल में सीखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉस्ट अकाउंटिंग मींस पेपर 8। तो पेपर 8 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बी में मेथड्स हैं, यहाँ पर टेक्निक्स हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, जो 40%, 30%, 30%। तो यहाँ इनको अगर कंसेप्चुअल आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना तो ये मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि पहले तो जितने भी आपके अपने स्टडी मैट के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरी बुक में भी सारे क्वेश्चन हैं जो आपके स्टडी मैट में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सारे चैप्टर्स करवाने वाली हूँ, उनका एक एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी। उसके बाद सब चैप्टर जब हो जाएंगे उसके बाद जो है जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, जो भी आपकी एमटीबी वगैरह के क्वेश्चन है, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ में थ्योरी क्लासेस में ही मैं डिस्कस कर दूंगी, बट सेपरेट भी आपको रिकॉर्ड करके दूंगी अगर आपको रिकॉल करना हो बाद में, राइट। तो जैसे आपको एक्सेल शीट जो मिली होगी जिसमें ये बताया होगा कि आपको क्या क्या पहले वॉच करना है, तो उसी सीक्वेंस में ही आपने लेक्चर्स को वॉच करना है। और गारंटी मेरी है कि आपको कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है समझ आएगा। किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, आप उसी टाइम मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको उसको और बेटर वे में या उसको एक सिंपलर फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। लेकिन आपका मेरे साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरह से सीखना है। तो चलिए ये सारा हो गया आपका रिलेटेड टू
योर जो भी चैप्टर्स थे। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। आप ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट स्टार्ट कराऊँ। ले लिया ब्रेक। अब हम जितने भी कॉस्ट में जो आपको फर्स्ट जो आपका सेक्शन है, सेक्शन ए, उसमें जितने कॉन्सेप्ट कॉस्ट के यूज होते हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर जो न्यूमेरिकल जो थ्योरी आपके बुक में दिया होगा वो एक बार हम वहां से स्टडी कर लेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि कॉस्ट हम क्या, किसको कॉस्ट मानेंगे। कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर। क्या मानते हैं? एक्सपेंडिचर, राइट। बट जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं ना, तो कॉस्ट हम सिर्फ उसको नहीं मानते जो आपकी आउट ऑफ पॉकेट जो पैसा निकलता है, सिर्फ उसको नहीं मानते। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो जो आपका एक्चुअल कॉस्ट हो रहा है वो तो आपने कंसीडर करना ही करना है, प्लस उसके साथ प्लस नॉर्मल रिटर्न ऑन ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कंसीडर करेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपने पहले इकोनॉमिक्स में भी किया होगा। तो मीन्स अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर वो बिजनेस आप अपनी खुद की बिल्डिंग में कर रहे हो, तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो जितना आपके एक्चुअल पॉकेट से खर्चा जा रहा है उसको तो हम लेंगे, उनको तो सारा प्लस करेंगे। प्लस अगर वो बिल्डिंग हमारी ना होती, राइट, तो हमें अगर रेंट देना पड़ता, जिसको हम नोशनल रेंट भी कह सकते हैं, तो वो कितना होता उसको प्लस करने के बाद ही डिसीजन मेकिंग की जाएगी। मींस अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपके खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है, तो उसका कितना कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट हमें कंसीडर करना चाहिए, वो प्लस करके जो है जो भी खर्चा बनता है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कॉस्ट। खर्चा आपका एक्चुअल भी हो सकता है, आपका खर्चा जो है वो नोशनल भी हो सकता है। फिर आपका आ जाता है नोशनल पे, आगे डिस्कशन होगी नोशनल, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट खर्चे जो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब कुछ डिस्कस होगा, बट अभी नहीं। अभी कॉस्ट मीन्स हर तरह का खर्चा, चाहे वो कैपिटल नेचर का है चाहे वो रेवेन्यू नेचर का है। फिर कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग का मतलब कि जो ये खर्चा है ना, अब कितना खर्चा लगा है उसको असर्टेन भी तो करोगे ना, उसको आप एक सेट फॉर्मेट में लिखोगे। मीन्स उसको असर्टेन करने की टेक्निक, वो उस खर्चे को असर्टेन करना, मेजर करना, उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग क्या होता है? टू असर्टेन द कॉस्ट। कॉस्ट कितना लग गया किसी प्रोडक्ट या सर्विस को, उसको असर्टेन करने को हम कॉस्टिंग कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सेक्शन बी में किसी भी जॉब पर कितना कॉस्ट लग रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्रू जॉब कॉस्टिंग। किसी कॉन्ट्रैक्ट पर कितना कॉस्ट लग रहा है उसको कैसे असर्टेन करेंगे? थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फिर कॉस्ट हो गया, कॉस्टिंग हो गया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब जो भी आप खर्चे कर रहे हो उसको रिकॉर्ड भी तो करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे, फिर आप उनका एनालिसिस भी करोगे। मींस वेरिएंस एनालिसिस के इतना खर्चा क्यों हो रहा है, जब कम खर्चा क्यों हो रहा है, उसके रीजंस क्या होंगे, उसका वेरिएंस एनालिसिस करोगे। एंड आफ्टर दैट आप रिपोर्ट्स भी जनरेट करेंगे। मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग में सारे मेथड्स और टेक्निक्स का यूज करके हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट को, फिर वेरिएंस एनालिसिस करते हैं और फिर रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। तो वो सारा कुछ क्या हो जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाता है। फिर लास्ट में आता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्या होता है फिर? कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब कि देखो हम बात कर रहे हैं कि आपको बहुत सारे मेथड्स, टेक्निक्स, स्टैंडर्ड्स यूज करने हैं, ये कहीं तो लिखा होगा। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी इज नथिंग, इट्स अ स्टडी। ये एक स्टडी है। इस स्टडी को करके आप कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग करते हो। तो मीन्स कॉस्टिंग आता है, मीन्स आपने कोई मेथड लगाया, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है असर्टेन किया, फिर उसको रिकॉर्ड करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज होगा। फिर आप उसका वेरिएंस एनालिसिस करेंगे, देन रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, कॉस्ट रिपोर्ट्स भी जिनको कहते हैं। अब ये सारा कुछ कहाँ बताया हुआ है? ये सारी स्टडी आपको किसके अंदर बताई हुई है? कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर। तो ये टर्म्स क्लियर होगी आपको? ओके। फिर आपको आता है कि जो कॉस्ट है, जो खर्चा है,
राइट। ये खर्चा जो है वो उसको बहुत सारे कह लो कि कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मींस क्लासिफाई किया जाता है। अगर हम खर्चे की नेचर देखें, मतलब उसको देख के वो खर्चा कैसा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने खर्चे को जो है वो डिवाइड करें डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एलिमेंट्स देखें, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कोई प्रोडक्ट है ना, उसमें खर्चा जो हो रहा है उस कौन कौन सा खर्चा है, उसका क्या क्या एलिमेंट है, उसको किस नाम से बुलाओगे। जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होता है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट होता है, जहां हम कहें कि हमें अपनी कॉस्ट को क्लासिफाई करना है, तो जो क्लासिफिकेशन वगैरह होता है वो डिपेंड करता है, एक क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉस्ट, के ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अगर हम कॉस्ट की नेचर देखें ना, कि वो दिखने में कैसा लगता है, उस नेचर के बेसिस पर, उस नेचर के बेसिस पर हम कॉस्ट को जो डिवाइड करेंगे, देखने में जो कॉस्ट आपको कैसी लग रही है, जैसे प्लास्टिक है, आपको इसका नेचर क्या लग रहा है, आपको इसका नेचर क्या लग रहा है बताइए। इसका नेचर आपको लग रहा होगा मटेरियल, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एक मटेरियल कॉस्ट होती है। जहाँ इसको जो बनाने वाला होगा, उसको जो पैसा दिया होगा, उसको आप क्या कहेंगे, एम्प्लॉय या लेबर, ठीक है, तो एक लेबर कॉस्ट होगी या एम्प्लॉय कॉस्ट होगी। और फिर और भी बहुत सारे खर्चे हुए होंगे जो मटेरियल नेचर के नहीं लग रहे या जो एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं लग रही, उसको हम क्या कह देंगे, एक्सपेंसेस। मतलब नेचर के बेसिस पे कोई खर्चा जो है वो मटेरियल हो सकता है, कोई एम्प्लॉय का खर्चा हो सकता है, या कोई एक्सपेंस का खर्चा हो सकता है। अब यहाँ पर इन तीनों के ही, ये जो मटेरियल है ना, मटेरियल जो इस प्रोडक्ट पर लग रहा है, अब वो मटेरियल जो है दो तरह का इस प्रोडक्ट पर लग सकता है। एक मटेरियल होगा जिसको हम बोलेंगे, मींस इन सभी के अगर मैं बात करूं तो इन सभी एलिमेंट्स के दो दो अगेन बाइफर्केशन होंगी, एम्प्लॉय की, एक्सपेंसेस की और मटेरियल की। एक आपको मटेरियल ऐसा लगेगा जो आपको देखने में, 2 मिनट, जो कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे विद द प्रोडक्ट के ये मटेरियल इस पर लगा ही है, उस मटेरियल को बोलेंगे डायरेक्ट। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। ऐसे ही लेबर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट। अब थोड़ा सा मैं टाइम यहाँ पर लगाऊंगी ये समझाने के लिए, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो आप इजीली ट्रेस कर पाओ किसी प्रोडक्ट के साथ, जहां वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो उसको ट्रेस करना। मतलब नहीं समझ में आया मैं, कोई शर्ट बन रही है, ठीक है, अब शर्ट में जो क्लोथ लग रहा है तो आपको पता होगा ना उस शर्ट में कितना क्लोथ लगा, तो वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, जो बटन्स लग रहे हैं क्या वो भी आप मेजर कर सकते हो। देखो मटेरियल को ना डायरेक्ट होने के लिए दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। आप जब भी मुझे आंसर दें कि ये मटेरियल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो आप पहले देखना ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं। पहली कंडीशन है कि वो इजीली ट्रेसेबल होना चाहिए प्रोडक्ट के साथ। सेकंड कंडीशन कि वो उस जो प्रोडक्ट की कॉस्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट होना चाहिए। सिग्निफिकेंट मतलब काफी ज्यादा उसमें रोल प्ले करता हो। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि शर्ट में जो क्लोथ यूज हुआ है क्या वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्टली ट्रेसेबल है कि इतना क्लोथ लगा होगा। क्या वो उसकी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट है? बिल्कुल। तो इट मीन्स कि क्लोथ जो है वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हम ये कहें कि उसमें जो थ्रेड लगा हुआ है क्या वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। देखो आप चाहो तो पता चला सकते हो कि एक शर्ट में कितना जो है वो थ्रेड लगता है, मतलब ट्रेस कर सकते हो, बट दैट इज नॉट इजीली ट्रेसेबल। अगर वो इजीली ट्रेसेबल नहीं है तो हम उसको डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में नहीं फॉल करवाएंगे। अब कोई कंपनी कह सकती है भाई हम पता कर लेते हैं, इतना ही लगता है इससे, फिर वो उनकी चॉइस है, डायरेक्ट मानना मान लो। यहाँ हम अपनी स्टडी की बात कर रहे हैं। स्टडी जब कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व जब कर रहे हो, तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। क्या? एक तो वो इजीली ट्रेसेबल हो। इजीली ट्रेसेबल का मतलब वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो। अगर आपको उस पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है ना,
तो आप उसको इनडायरेक्ट की कैटेगरी में फॉल करवा लेना। अच्छा, एक शर्ट है, अगर मैं उसमें बटन्स लगे उसको डायरेक्ट मानूं या इनडायरेक्ट मानूं? देखो, बटन्स तो जो है खराब होते रहते हैं, और भी जो है उस पर कभी खराब हो गया, टूट गया, दूसरा बटन लगा दिया। अब इजीली ट्रेसेबल है कि इतने ही बटन्स लगते हैं, नो डाउट। इज इट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट? नो। तो क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, कुछ शर्ट्स ऐसी होती है जिनके बटन्स भी बहुत कॉस्टली होते हैं, आपने देखा होगा, तो उस केस में जो वो बटन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? डायरेक्ट मटेरियल। तो डिपेंड करता है, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना कि डायरेक्ट किसको मानेंगे, इनडायरेक्ट किसको मानेंगे। तो जो आप इजीली इकोनॉमिकल फिजिकल वे में इजीली ट्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट के साथ ये मटेरियल लगा ही होगा, वो होगा डायरेक्ट मटेरियल। अगर आप इजीली ट्रेसेबल नहीं कर सकते, जहां वो सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है उस प्रोडक्ट का, तो उसको किस कैटेगरी में फॉल करवाओगे? इनडायरेक्ट मटेरियल, राइट। अच्छा, अब जब कह लो कि मटेरियल किसको माने, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये पेन जो है जिस मशीनरी में बन रहा है, अब मशीनरी भी दिख रही है ना, मटेरियल ही है, तो क्या उसको मटेरियल की, इनडायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में फॉल करवा दी? नहीं। देखो, मटेरियल उसको मानेंगे जो ड्यूरिंग प्रोडक्शन कंज्यूम हो जाता है, उसको मटेरियल मानते हैं। जो मशीन है ना, जब इसकी प्रोडक्शन हो रही है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होती है, इसलिए उसको मटेरियल में नहीं लेना है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आता है, उसका वो मशीनरी कंज्यूम नहीं हो रही, जब वो चल रही है तो वो डेप्रिसिएट हो रही है, तो डेप्रिसिएशन को आप क्या करोगे? वो डेप्रिसिएशन इज नॉट अ मटेरियल, वो क्या होगा? एक्सपेंस। तो जो मशीनरी बाय की है दैट इज नॉट मटेरियल, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस वो कंज्यूम नहीं हो रही। मटेरियल उसको मानेंगे जो ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस कंज्यूम हो रहा है। मान लीजिए ऑयल मशीनरी में डलता है, ऑयल दिख रहा है, मटेरियल है, बट एक पेन पर कितना ऑयल उस मशीन का लगा, क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको किस कैटेगरी में आप फॉल करवाएंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल में। तो इस चीज को समझना है। आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट, फिर आ जाता है आपका एम्प्लॉय। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ डायरेक्ट मींस, देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम उसको मानते हैं जो कि आप कह लो कि इजीली देख पाते हो कि इसको बनाने के लिए जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा उसको हम डायरेक्ट लेबर बोलेंगे। जैसे कोई लेबर जो है, वेजेस जो दे रहे हो, कह लो कि एम्प्लॉय इसको डायरेक्टली बना रहा है, आप देख रहे हो कि वही बना रहा है, वो डायरेक्टली इसकी प्रोडक्शन में जो है वो इन्वॉल्व है। अब एक सुपरवाइजर है जो पीछे खड़ा होकर चिल्ला रहा है, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। अब एक एम्प्लॉय को प्रोडक्शन बनाने में उसने कितना चिल्लाया आप पता नहीं कर सकते। सेकंड, वो डायरेक्टली इस प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय को, लेबर को एक्टिव रखने के लिए उसकी सुपरविजन जरूरी है। तो इट मीन्स कि जो प्रोडक्शन है एक्टिविटी में जो एम्प्लॉय या लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उसको जो भी आप वेजेस देते हो उसको हम मानते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बट ऐसा एम्प्लॉय जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उसको आप जो भी सैलरी दोगे उसको क्या मानेंगे? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अच्छा, एक मैं और वार्निंग दे दूं यहाँ पर, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हो। प्लीज, जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बाइफ्रिकेशन करो ना, तो प्लीज आप जो है अपना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला ज्ञान नहीं लेके आना, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर पावर जो यूज होती है उसको क्या मानते हो? डायरेक्ट। बट क्या कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं पावर को डायरेक्ट मान सकती हूँ? नहीं मान सकती, क्योंकि मैं एक पेन पर कितना पावर लगा होगा मैं यहाँ पर नहीं निकाल सकती इकोनॉमिकल फिजिबल वे में, इसलिए उसको डायरेक्ट नहीं मानूंगी। इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नॉलेज अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज अलग है। जब आप मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स भूल जाने, तभी आपको अच्छी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग समझ आएगी। जी, कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया बहुत डिफरेंट होती है, राइट? क्योंकि देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक सेट फॉर्मेट है, आप जो भी आपको पता चलता रहता है डालते रहते हो। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ठीक है, आपको लॉजिकली सोचना सिखाया जाएगा, तो यहाँ पर दिमाग बिल्कुल खुलेगा। तो वहां बोल के आना है और यहाँ जो मैं समझा रही हूँ उसको समझना है। चलो, आई होप आप एम्प्लॉय का समझे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है एम्प्लॉय, उसको जो भी आप पैसा दे रहे हो,
चाहे वेजेस दे रहे हो, आप उसको कोई इंसेंटिव्स दे रहे हो, सब कुछ इंक्लूड होगा, ठीक है। वो एम्प्लॉय कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे समझेंगे। ऐसा कोई भी एम्प्लॉय जो डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि सुपरवाइजर हो गया, अकाउंटेंट हो गया और बहुत सारा अदर स्टाफ हो गया, उन सबको जो सैलरीज मिल रही है उसको हम किस कैटेगरी में फॉल करवाएंगे? इनडायरेक्ट। लास्ट, अगर कोई एक्सपेंस मटेरियल नहीं है, ठीक है, जो भी आप खर्चा कर रहे हो अगर वो मटेरियल नेचर का नहीं है, अगर वो एम्प्लॉय पर जो वेजेस दे रहे हो वो भी नहीं है, तो उसको किस कैटेगरी में ले आना? एक्सपेंसेस कैटेगरी में। अगर वो एक्सपेंस डायरेक्टली इसके साथ आइडेंटिफाई हो जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर डायरेक्टली इसके साथ आइडेंटिफाई ना हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को रॉयल्टी दे रही हूं एक एक पेन बनाने के लिए, तो क्या करूंगी? तो वहां पर एक एक पेन के साथ मैं उसको क्या कर सकती हूँ? आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। अदर एग्जाम्पल, मान लो कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया और उस प्रोडक्ट के लिए मैंने कोई स्पेशल मशीनरी सिर्फ उस प्रोडक्ट के लिए ही मंगवाई है, उसका जो मैं रेंट दूंगी क्योंकि वो पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ही यूज हुई थी, देन उस मशीनरी का रेंट भी मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के साथ या सर्विस के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकते। बाकी जो भी खर्चे होंगे, जैसे आपकी फैक्ट्री का रेंट है, आपकी फैक्ट्री में डेप्रिसिएशन हो रहा है, पावर यूज हो रही है, बहुत सारे स्टाफ को नॉट सैलरी, अदर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, रेंट का खर्चा हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होंगे आपके अदर, वो सारे के सारे डाल देना कहाँ पर? इनडायरेक्ट में। आपको सिर्फ जो कैलकुलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, वो आपको डायरेक्ट नेचर के खर्चे जो है वो आइडेंटिफाई, अगर डायरेक्ट नहीं लग रहा तो वो इनडायरेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली आप जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे अगर उनको मैं छोड़ दूं, जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको हम कलेक्टिवली अपने कॉस्टिंग के शास्त्रों में क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं, मैं बता दूं क्या बोलते हैं? बता ही देती हूं। उनको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। अब कोई भी खर्चा जो आपको सीधे सीधे इस प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई नहीं हो पाए उसको क्या बोल देंगे आप? ओवरहेड्स। तो हम जो चैप्टर्स करेंगे, एक डायरेक्ट मटेरियल का, लेबर का और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, और एक चैप्टर करने वाले हैं हम कौन सा? ओवरहेड्स का, राइट? उसमें डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन होगी। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमने देख लिया कि 3 कैटेगरी में हम अपनी कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। वन इज, बोलो मेरे साथ, वन इज मटेरियल, सेकंड वन इज एम्प्लॉय कॉस्ट, थर्ड वन इज एक्सपेंसेस। अच्छा, मटेरियल भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, जो इकोनॉमिकल फिजिबल में आइडेंटिफाई हो सके प्रोडक्ट के साथ, जो सिग्निफिकेंट पार्ट हो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का, वो डायरेक्ट में आएगा, अदरवाइज वो किस में फॉल कर जाएगा? इनडायरेक्ट में फॉल कर जाएगा। सेम इन द केस ऑफ एम्प्लॉय एंड सेम इन द केस ऑफ एक्सपेंसेस। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उनको एक और नाम दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी और इधर उधर के खर्चे होंगे उसका बर्डन भी इस प्रोडक्ट को ही तो बेयर करना पड़ेगा, इसके हेड के ऊपर ही आएगा ना, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ओवरहेड। अब जैसे हम क्लासेस देते हैं, राइट, जो डायरेक्ट खर्चे हैं, जैसे आपको बुक भेजा है, हमें पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक एक बच्चे के साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बुक का कितना खर्चा हम कर रहे हैं, राइट। मैं आपको पढ़ाती हूँ तो कितना खर्चा आ रहा है, मेरे को जो भी अमाउंट मिलता है वो भी आइडेंटिफाई हो पा रहा है। लेकिन जो यहाँ पर स्टाफ काम कर रहा है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं काम कर रहा, वो सारी टीचर्स के लिए, सारी फैकल्टीज के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो उनको जो सैलरी मिल रही है उसका खर्चा मैं भी बेयर करूंगी, मेरी क्लासेस भी बेयर करेंगी, अदर टीचर्स की क्लासेस भी बेयर करेंगी। मीन्स वो जो खर्चे हैं ना वो इनडायरेक्ट है, मीन्स वो सभी के सर पर आएंगे, राइट। तो दैट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड ओवरहेड। तो हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या एलिमेंट्स कौन कौन सी टाइप की हमारी कॉस्ट होती है। अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, किस किस टाइप की कॉस्ट हमारी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन फंक्शन, आप जो आपका जो कॉस्ट होता है कितनी कैटेगरी का होता है, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और क्या होती है, इसको ध्यान से समझना। जो बेसिक कॉस्ट शीट है ना वो भी इसी से बन जाएगी। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मीन्स आप जैसे फंक्शन कर रहे हो ना उसके बिहाफ पर हम कॉस्ट को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कि फैक्ट्री है, मान
यहाँ पर एक फैक्ट्री बनाती हूँ, रुको आपके लिए एक फैक्ट्री बनाती हूँ और कलर से बनाऊंगी। मान लीजिए ये फैक्ट्री है, ठीक है। अच्छा, इस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, सिर्फ फैक्ट्री होती है कि जो फैक्ट्री का कोई ऑफिस भी होता है? अरे कोई बिजनेस होता है, फैक्ट्री तो होती है, अब एक ऑफिस भी होता है ना, जहाँ पर सारा पेरोल बनाया जाता है, परचेज ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, राइट, और अकाउंटिंग वगैरह की जाती है, तो ऑफिस भी होता है। तो ये फैक्ट्री है और ये एक ऑफिस है मान लीजिए हमारा, क्योंकि फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकल के वेयर हाउस में जाता है। अब वेयर हाउस में भी उसकी जो है अकाउंटिंग वगैरह की जाती है, स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो है एक ऑफिस भी है। ये फैक्ट्री ले लो, ये है हमारा ऑफिस, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, चलो। पता है फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है। जब फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है ना, प्रोडक्ट के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए बताओ? पहली चीज़ क्या चाहिए मैम? उसके लिए मटेरियल चाहिए, मतलब डायरेक्ट मटेरियल जो उस पर लगेगा, ये तो चीज़ चाहिए ना। अच्छा, फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसको बनाएगा कौन, मीन्स डायरेक्ट लेबर, पहले ये डिसाइड करना पड़ता है। अच्छा, कुछ बहुत सारे और भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मान लो कोई मशीन मंगानी पड़ी या रॉयल्टी का पैसा देना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्रोडक्ट जब बनना स्टार्ट होता है, पहले तो मेन ये 3 एक्सपेंस होते हैं। अच्छा, इन तीनों एक्सपेंसेस को आपको पता है एक और नाम से बुलाया जाता है, क्या नाम है इसका बताओ तो? देखो कितना याद है आपको अपनी पुरानी स्टडी से। सबसे पहले जब प्रोडक्ट स्टार्ट होता है ना बनना, तो उसके लिए मटेरियल मंगवाया जाता है, फिर देखा जाता है कौन सी लेबर उसको बनाएगी और कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस उस पर किए जाएंगे, सो दैट प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जा सके। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, तो मेरे पास जो आता है, मेरे पास निकल के आता है, उसको बोलते हैं हम क्या? बोलो ना, उसको बोलते हैं हम प्राइम कॉस्ट। आपको और पता है, इसको और भी बोलते हैं, इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, राइट। अच्छा, फैक्ट्री में सिर्फ मटेरियल, लेबर जो एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री में और भी तो है, सुपरवाइजर होगा, उसको सैलरी दोगे, रेंट भी होगा। अच्छा, मशीनरी जो लगी हैं उनका डेप्रिसिएशन भी होगा, उनको ऑयल वगैरह चाहिए, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल भी होगा, बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं। तो इट मीन्स के फैक्ट्री में ही अगर प्रोडक्ट है अभी हमारा, तो फैक्ट्री में तो और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो प्लस कर देती हूँ अदर खर्चे। अच्छा, अदर जो और खर्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो डायरेक्टली तो नहीं यहाँ पर ट्रेसेबल, उसको एक और नाम बताया था मैंने, मैं भूल गई। हाँ, अदर ओवरहेड्स। अच्छा, किस नेचर का हो सकता है? वो क्या क्या हो सकते हैं? फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकती है, इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, और रिपेयर मेंटेनेंस हो सकती है, सुपरवाइजर की सैलरी हो सकती है, बहुत सारे अदर खर्चे सारे इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए। वो सब कुछ ऐड कर दो, सब कुछ ऐड कर दो। अगर वो भी ऐड मैं कर दूँ ना बेटा, तो यहाँ पर अगर मैं इसमें प्लस कर दूँ फैक्ट्री में लगने वाले सारे खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड्स जिसको बोलती हूँ, अगर वो ऐड कर दूँ, तो मेरे पास जो कॉस्ट निकल के आएगी उसको मैं बोलूँगी क्या? ये प्लस हो जाएगा तो क्या बोलूँगी? वो निकल के आएगा मेरे पास वर्क कॉस्ट, या क्या कहेंगे उसको? फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, काम खत्म हो गया, प्रोडक्ट बन गया, चलो भाई अपने आप कस्टमर आएगा ले जाएगा, इतना नहीं है ना। प्रोडक्ट तो बनते रहेंगे, यहीं रख लें, वेयर हाउस में भेजना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जो मटेरियल आ रहा है उसकी कह लो कि उसका पैसा सप्लायर्स को देना, सप्लायर से कोटेशंस मंगाना, ये सारा काम भी तो करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि ये काम इंडिपेंडेंटली नहीं होता, इसके लिए हमें कुछ सपोर्ट भी चाहिए होती है, और वो सपोर्ट कौन देता है हमें? ऑफिस। तो यहाँ से प्रोडक्ट चाहे फैक्ट्री से बाहर निकल गया है, लेकिन और भी बहुत सारे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ऑफिस का भी बहुत सारा सपोर्ट होता है। तो मीन्स ऑफिस में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे ऑफिस में कौन कौन से खर्चे हो जाएंगे? ऑफिस में खर्चे होते हैं जैसे आपका स्टेशनरी का खर्चा, अकाउंटेंट की सैलरी, अच्छा
ऑफिस के ऑफिस सप्लाईज कुछ आई, चाय वाय, ये वो बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर मैं ये भी ऐड कर दूँ बना, ये सब कुछ तामझाम क्यों किया जा रहा है? इस प्रोडक्ट को लिए बनाने के लिए किया जा रहा है। वैसे थोड़ी ऑफिस खोल के बैठे, तो इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। अगर मैं इन सारे खर्चों में ये भी प्लस कर दूं, अगर मैं ये भी प्लस कर देती हूँ, तो मेरे पास, अगर मैंने ये भी प्लस कर दिया, ठीक है, ये सारा कुछ मिला के मेरे पास क्या आता है, इसको मैं क्या बोलती हूँ? इसको मैं बोलती हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहती हूँ? अगर हम प्लस कर दें क्या, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, जिसको ओवरहेड बोलते हैं, अगर हम वो भी प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जो कॉस्ट निकल के आएगी उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। राइट? अच्छा, अब सब कुछ बना लिया, क्या ऐसे कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया? कोई मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी कस्टमर को भेजने के लिए उसके प्लेस पर, क्योंकि सारे कस्टमर आपकी फैक्ट्री के आसपास थोड़ी रहते हैं। आपको जो है जहाँ भी रिटेलर्स वगैरह हैं उनके शोरूम पर पहुंचाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। इट मीन्स कि अभी और खर्चे होने हैं उस पर। तो और खर्चे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप बहुत सारे और खर्चे करते हो, मीन्स आप उनको बेचने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, जो प्रोडक्ट जो है वो ऑफिस प्रीमिसेस से बाहर निकल के अब डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहे हैं, उस पर क्या करते हैं हम? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा करते हैं। और इस खर्चे को भी अगर मैं प्लस कर दूं, जिनको हम ओवरहेड ही बोलते हैं, इस खर्चे को भी प्लस कर दूं, तो मेरे पास जो आएगा, इसको भी ऐड करने पर जो आएगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मतलब अगर हम यहाँ पर अपनी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ऐड कर दूं, तो आपके पास जो खर्चा निकल के आता है, जो कॉस्ट निकल के आती है, वो होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब जैसे जैसे फंक्शंस होते हैं उसके बेसिस पर हम डिफरेंट कैटेगरी की कॉस्ट जो है होती है। जैसे अगर आप सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही इनकर कर रहे हो तो उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। अगर उसमें फैक्ट्री के होने वाले अदर खर्चे भी मैं ऐड कर दूं तो उस कॉस्ट को क्या बोलोगे? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। अगर उसमें हम ऑफिस और एडमिन के एक्सपेंसेस भी ऐड कर दें तो उसको क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर उसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बेचने के लिए जो भी आपने एडवर्टीजमेंट की, ले जाने के लिए जो खर्चा किया, वो भी ऐड कर दें तो वो मेरी आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जो फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम अगर कॉस्ट को क्लासिफाई करें तो हमारी कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो एक तरह से बेसिक कॉस्ट शीट बन गई हमारी। तो बेसिक कॉस्ट शीट भी ऐसी बनती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दोबारा से बताती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्या होता है कि पहले प्रोडक्ट बनने के लिए रॉ मटेरियल आता है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? मेरे पास क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। अब उसमें फैक्ट्री में लगने वाले अदर खर्चे भी अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अगर उसमें मैं ऑफिस में जितने खर्चे हुए हैं वो भी ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर उसमें जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। राइट? तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब नेक्स्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। यहाँ पर आप यहीं स्टॉप करेंगे। आज इतना मैंने आपको बताया है कि आपका रिगार्डिंग सिलेबस उसको देखो, और आपने ये वाला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ये देखने हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।